जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में दरिंदगी का निशाना बनने वाली मासूम मरवा के कत्ल के मुबैना मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक मुलजिम नवाज को मौके से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मरवा के पड़ोस में ही रिहाइश पजीर था और पुलिस के मुताबिक मुलजिम के घर का मुआयना किया गया तो ये पता चला कि जो मुलजिम का जो घर था वो धुला हुआ था, जबकि मुलजिम के घर का पर्दा भी कचरा कुंडी से मिला था जहां मासूम मरवा की लाश मिली थी। जी जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में ARY के रिपोर्टर कामिल आरिफ साहब ने शामिल गुफ्तगू करने से बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले बताइएगा, अब तक किन बुनियादों पर तफ्तीश आगे बढ़ रही है? DNA टेस्ट के तो रिजल्ट अभी तक नहीं आए। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इस केस को हाई प्रोफाइल केस का दर्जा दे दिया गया। इसके ऊपर एक GIT बना दी गई जिसको हेड कर रहे हैं SP गुलशन। और हाई प्रोफाइल ये किस लिए हुआ कि सियासी शख्सियात इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, और वो कब हुई? जब मीडिया ने इस केस को टेकअप किया। और अनफॉर्चुनेटली ज़ैनब का वाक़या हो या मरवा का केस हो या KPK में बच्चे की बच्चे के साथ ज्यादती और डेथ का वाक़या हो या मास्टर साहब का सारंग शर हो, उनका केस जब मीडिया ने हाईलाइट किया तो ही आ गई थी उसके जी, तो उसके बाद ही इस तरह के केसेस को अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटी मिलती है, वरना ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में कितने वाक़यात गुजर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। ये काफ़ी दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। टोटल 15-17 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, उनसे इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ। ये जिस मुलजिम की गिरफ्तारी डाली गई है नवाज़, ये उनका पड़ोसी है और पुलिस को उनके बच्ची के अहले खाना ने इसके ऊपर शक जाहिर किया। केस की इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू होती है कि नवाज़ वही है जो कि कचरा कुंडी में इस बच्ची की डेड बॉडी देख के पुलिस को इतला देता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी रिकवर करती है और ये मीडिया की पहली खबर बनती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सिलसिला चलता रहता है, इससे पूछगछ होती है और अहले खाना इस बात पे बज़िद हैं, ये पड़ोसी है और इसी ने हमारी बच्ची का मर्डर किया है। और इसके बाद पुलिस जब इससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को शवाहिद इसकी तरफ से नहीं मिलते, ना ये इसको इकबाल जुर्म करता है। पुलिस के मुताबिक ये अपने बयानात बदलता है। फिर पुलिस ने क्या किया कि जो पर्दा मौके से मिला जिसमें लिपटी हुई लाश मिली और इसके घर का मुआयना किया तो वहाँ पे पता चला कि जिस टाइम पे बच्ची की डेड बॉडी मिल रही है उससे कुछ देर पहले जो है घर में सफाई हुई है, धुलाई का काम हुआ है। पुलिस को एक शक ये भी है कि घर क्यों धोया गया और बच्ची की डेड बॉडी के मिलने से पहले क्यों धोया गया। तो ये दो शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पुलिस को ऐसा लगता है कि इस बच्ची के मर्डर में नवाज मुमकिना तौर के ऊपर मुलव्विस है। तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी इसलिए भी डाली कि अगर DNA रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, DNA रिपोर्ट ही वो एक सोर्स है जो इसको कंफर्म करेगा कि ये आया इस बच्ची के मर्डर में है या नहीं, क्योंकि पुलिस के पास दूसरे ऑफ कोर्स DNA रिपोर्ट विल टेक टाइम, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो बच्ची की डेड बॉडी की हालत को देखे क्या ये बताया जा सकता था कि इस बच्ची की डेथ जो है वो कब हो चुकी थी, क्योंकि इससे भी बड़ी मदद मिल सकती थी। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक रिवायती पोस्टमार्टम का प्रोसेस है और उस पोस्टमार्टम का भी अगर मैं खुद पोस्टमार्टम करूं तो वो बहुत हौलनाक होगा। हमारे पास डॉक्टर्स इतने अहल नहीं हैं, उनके पास इक्विपमेंट जितना दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी पे जाके या आप ये कह लें कि जितने जदीद तरीके से किया जाता है DNA हमारे पास, और वो पोस्टमार्टम उसकी सहूलियात नहीं है। फिर अब पुलिस अगर इस मुलजिम को छोड़ देती और अगर DNA आने के बाद यही मुलजिम होता और ये कहीं रूपोश हो जाता तो पुलिस के लिए एक और बड़ा मसला हो जाता। तो पुलिस ने इस टाइम पे बेहतर ये जाना कि इसकी बाकायदा गिरफ्तारी डाली जाए, अदालत में इसका रिमांड लिया जाए। मीनवाइल अगर DNA आ गया तो इन्वेस्टिगेशन में फिर फैसला कर लेंगे। एक बात ये होगी। फिर मैं वही बात करूंगा कि कल आपने देखा कि सुराब गोड में एक बच्ची मिस हुई थी, वो फिर वापस आ गई। अब बच्चियां तो दोनों एक जैसी थी, गवर्नर साहब एक जगह गए एक जगह नहीं गए, सियासी शख्सियात क्योंकि इस पे फोकस ज़्यादा था तो इस पे चले गए, उस पे नहीं गए। कराची में इस टाइम पे भी मैंने अभी ईदी वालों से रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक्यूरेट फिगर नहीं दी। मैंने उनसे एक रफ आइडिया लिया कि आपके सेंटर में कितनी लवारिस बच्चे अभी मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा जी 200-300 के लगभग होंगे, लेकिन एक्यूरेट फिगर उनके पास अभी नहीं थी, वो दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब 300 एक छोटे से इदारे के अंदर हैं, ऐसे और भी जगहों के ऊपर इदारे हैं जहाँ बच्चे होंगे, तो बच्चों का मिसिंग होना और बच्चों का उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि पुलिस आज बच्चे की आप गुमशुदगी की रिपोर्ट कराएं और पुलिस आपको ढूंढ के दे दे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। सेकंड, हमारे पास दुनिया में जो बच्चे मिस होते हैं उनके पास जदीद कैमरे सिस्टम नस्ब होता है, वो मिनट में आपके बच्चे को ट्रेस कर लेते हैं। से एग्जैक्टली चीजें ट्रेस आउट हो जाती हैं। हमारे पास नहीं है, हमारे पास। अच्छा, फिर इसके बाद तो इस इलाके के बारे में बताइएगा, ये किस किस्म की आबादी है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे? आपने सर्वेलेंस कैमरास की बात की,
ظاہر ہے اس کے لیے ذرا آبادی کا تھوڑا بہت پلاننگ کے اندر آنا بھی بڑا ضروری ہے. تھوڑا سا اچھا جی بالکل, یہ کچی آبادی ہے, ٹھیک ہے, اس میں مختلف زبان کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے ان کا تعلق ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس علاقے میں ہم نے بھی اپنا پروگرام ذمہ دار کون میں اسٹرنگ آپریشنز کیے تھے. ادھر منشیات کے بہت بڑے بڑے اڈے ہیں, وہ ختم ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ سے وہ منشیات کے اڈے کھلنے لگے ہیں, جس میں ایک ابراہیم ہے اور ایک بلال بلوچ ہے, آج کل بہت ایکٹیو ہیں اس علاقے میں. اور ادھر انفارچونیٹلی قبرستان کے اندر بڑے بڑے منشیات کے اڈے تھے. جب آپ سوچیں جب انہوں نے قبرستان کو نہیں چھوڑا تو وہ کسی طرح کا بھی میسج دے سکتے. اس کا مطلب یہاں پہ کافی زیادہ گروہ ہیں وہ ایکٹیو تھے. لیکن مجھے یہ بتائے گا, زارا ایکٹ کے بعد جب یہ آ گیا تھا کہ آپ نے ود ان 2 آورس اگر آپ کا بچہ مسنگ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی پکی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے. انہوں نے پکی ایف آئی آر 2 دن بعد کاٹی, تو جو غفلت کے مرتکب جو پولیس اہلکار ہوئے ان کے خلاف سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایکشن ہوا. جی دیکھیے بالکل ایف آئی آر نہیں درج ہوئی انفارچونیٹلی, اور اس کے اوپر ظاہر ہے سینئر افسران کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے, ابھی تک لیا نہیں ابھی تک کوئی ایکشن نہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ زینب الرٹ آیا تھا جب قصور میں واقعہ ہوا تھا. زینب الرٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی فوراً آپ بچی کی مسنگ کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے. سیکنڈ یہ کہ آپ اس کی ایک اپلیکیشنز بنائیں گے دنیا میں جیسے بنی ہوئی ہیں, لیکن اس اپلیکیشن کو سندھ میں بھی لاگو کیا گیا. آئی جی سندھ نے اس کا افتتاح بھی کیا, لیکن اس اپلیکیشن کا استعمال کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. اگر آپ ابھی کسی بھی ایس ایچ او کو رینڈملی یہاں سے فون ملائیں اور اسے پوچھیں جی وہ زینب الرٹ کیا ہے, اس کو زینب الرٹ نہیں پتا ہوگا. دوسرا آپ اس سے پوچھیں, کسی بھی پولیس والے اے ایس آئی سے پوچھ لیں تو اس سے پوچھیں بھائی اپلیکیشن کا کیا کرنا ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا اس اپلیکیشن سے کرنا کیا ہے. اور عوام کو بھی نہیں پتا کہ ایک اپلیکیشن ہے یا مسنگ بچے کو ڈھونڈنا کیسے, اس کا فارمولا ہمارے پاس. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں, کسی مال کے اندر یہ بہت ضروری. تھینک یو سو مچ. کامل عارف ہمارے ساتھ موجود ہے جو پیرنٹس پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم التجا کرنا چاہیں گے کہ خدارا اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھیں گے ایسے واقعات جو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے سامنے آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. باہر کے ممالک کے مالک سے بات کریں شفاعت, اگر آپ کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, آپ کسی سے جا کے پوچھتے کہ آپ نے میرے بچے کو دیکھا ہے, تو وہ آپ کو اس غفلت پہ جو آپ کا سیکیورٹی نمبر ہے اس کو لے کے آپ سے بچہ لے کے چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ کہتی ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اسٹیٹ اون کرتا ہے اس بچے کو. ہو کیسے گیا کہ آپ نے غفلت کر دی اپنے ہی بچے سے. جی جناب, اور یہ واقعہ بلا شبہ جہاں پہ پولیس کی اور اداروں کی نااہلی کو ثابت کرتا ہے, وہاں پہ یہ پیرنٹس کی اور والدین کی ذمہ داری پہ بھی زور ڈالتا ہے. بچوں کی حفاظت, ان کو تنہا باہر چھوڑنا کی اجازت دینا, یہ بہرحال والدین کی رسپانسبلٹی ہے. اور صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے, اب یہ بچوں کے لیے, بیٹی بیٹا دونوں کے لیے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.